अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, इस वक्त हम सूखे की में मौजूद हैं और ये फार्म है मलकियत जनाब सुल्तान अहमद भट्टी साहब की। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि सुल्तान साहब जो हैं वो बिल्कुल एक अनोखे अंदाज में फार्मिंग कर रहे हैं और ये गुज़श्ता 6 साल से कर रहे हैं और बड़ा कामयाबी से कर रहे हैं। ये कोई पहला साल या दूसरा साल नहीं है, इनका 6 साल हो गए और बहुत कामयाबी से ये बड़ी अच्छी फसलें ले रहे हैं। और हमने लाहौर से यहाँ तक का सफ़र किया इसलिए कि हम इनकी प्रैक्टिसेस आप लोगों को दिखा सकें। और सुल्तान साहब जो हैं वो मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट ऑफिशल्स और आपके जो साइंटिस्ट और मिनिस्टर, ये सारे इस फार्म पे विज़िट करके इनकी प्रैक्टिसेस को देख चुके हैं और अप्रिशिएट कर चुके हैं। तो हमने सोचा आप लोगों को भी इनकी प्रैक्टिसेस दिखाई जाए। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए हम भट्टी साहब से कुछ डिस्कशन करते हैं और इस फार्म के और इस प्रैक्टिसेस के बारे में आपको भी बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया इस फार्म पे विज़िट करने का और आपसे हमें मौका मिला बातचीत करने का। जी सबसे मोस्ट पहले वेलकम। हमें ये बताएं कि स्पेशलिटी क्या है आपके फार्म की, ये डिफरेंट क्यों है दूसरों से और क्यों यहाँ हर कोई भाग के आता है कि हम देखें आप क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें मैं इब्तिदा में ही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो फार्मर है उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं जिनका उनको सामना करना पड़ता है। जिस तरह आप यूँ समझ लें कि इस जो पिछला सीज़न गुज़र चुका है, इसमें खादों की जो दस्तयाबी है वक्त पे वो नहीं हो सकी, जिसकी वजह से फसलों का नुकसान भी हुआ। और ओवरऑल आपको पता है कुछ और भी वजूहात होंगी, मगर ज़्यादातर जो वजूहात है उनमें ये भी एक बड़ी वजह है कि जो प्रॉपर टाइम था फसलों को, मतलब नाइट्रोजनी खादें जो हैं उनकी दस्तयाबी की, वो नहीं मतलब मिल सकी। तो मैंने स्टार्ट में यही किया था कि कोई ऐसा तरीक़ेकार हो जिससे हम जो हमारी ओवरऑल फार्म प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसको हम कैसे बढ़ा सकें, उसमें कैसे इजाफा कर सकें। तो ये जहन में आया, मार्केट्स और जो मौसमी हालात हैं ये तो इंसान के बस में नहीं है, तो सोचा कोई ऐसी चीज़ करें जिससे जो इंसान के इख्तियार में हो, जो फार्मर के इख्तियार में हो। तो उसमें एक बात ही जहन में आई कि हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, उसको किसी तरीके से मिनिमाइज़ करें, उसको कम करें। तो ये जहन में बात आई। तो जब ये बात आई तो सबसे पहले जो हमारा ख़र्च आता है ज़मीन की तैयारी के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा, यानी अगर हम चावल के बाद जब हम गंदम की बिजाई करते हैं, तो मैं आज के दौर में जो ये जिसमें हम जा रहे हैं, तो इसका अगर मैं आपको ख़र्चा बताऊं तो 1 एकड़ पे 8 से 10 हज़ार रुपये का ख़र्च आता है, सिर्फ़ और सिर्फ आपका सीड बेड बनाने के लिए। यानी ज़मीन की तैयारी के ऊपर आपका इतना ख़र्चा आता है। तो ये मेरे ज़हन में पहले ये बात आई कि ये तो पहले नंबर पे से ख़त्म करना चाहिए कि क्या हम, क्योंकि पूरी दुनिया में नो टिल जो है वो चल रहा था, लेकिन हर का अपना अपना अंदाज़ था। तो मैंने भी इसको अपने अंदाज़ में करने की कोशिश की। यानी आपने टच दिया है इसको रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। जी बिल्कुल, डेफिनेटली, मतलब आप कंजर्वेशन या रीजनरेटिव जो आजकल मतलब एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, तो मेरी तमाम तर जो प्रैक्टिसेस हैं वो इसी के अंडर आ रही हैं और ये फ्यूचर भी इसी का है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो मुस्तकबिल है वो इसी चीज़ का है जिसके ऊपर अब दुनिया आ रही है। तो मैं तो पहले से ये प्रैक्टिसेस कर रहा था और इसको दुनिया जो लोग यहाँ पे आते थे वो इसको रिकग्नाइज कर रहे थे, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पास स्टडी थी, उनके पास एक कॉन्सेप्ट था कि हम किस तरफ जा रहे हैं या किस तरफ हमें जाना चाहिए और जो हम देख रहे हैं वो क्या चीज़ है। तो ये इसकी एक मतलब एक यूँ समझ लें कि एक डेमोन्स्ट्रेशन थी रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर की, जो अभी तक जारी है। तो इसमें हर तरह की फसलों के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें ये डिटरमिन कर लेना चाहिए कि हम बग़ैर ज़मीन की तैयारी किए हम हर किस्म की फसल ले सकते हैं, ताकि हम कमाद की फसल भी ले सकते हैं। माँ सिवाय जो रूट क्रॉप्स होती हैं जैसे ये आलू वगैरह होता है, उसकी डिगिंग करनी पड़ती है। ऐसी चंद फसलें अगर रह जाएं तो रह जाएं, मगर वो भी अगर आप करें तो अगर आप उसको बेड की शक्ल में वहीं से आप उनको डिगिंग करके वहीं पे आप उसको दोबारा से रीमेक कर लें अगर बेड को, तो मेरे ख्याल से वो फॉर बेटर है को ऑल द टाइम अगर आप ज़मीन में हल चलाएं तो। अच्छा, किसान का एक सवाल पैदा होता है कि जी हम तो 4-4 दफ़ा हल चलाते हैं, पहला हल, दूसरा, तीसरा, 2 और 13 हम जी लगाते हैं। ऐसे ही है, ऐसे तो ही। वो कैसे पॉसिबल है कि एक हल चलाए बगैर ही फसल हो जाएगी? ये एक सवाल है जो हर किसान के ज़हन में आता है। इस सवाल का जवाब मैंने प्रैक्टिकल फॉर्म में दिया है, ना कि मैंने अपनी बातों से या किसी इंटरव्यू में या किसी ऐसी मतलब जगह पे मैंने कह दिया हो कि ऐसा मुमकिन है। मैंने इसका जवाब प्रैक्टिकल फॉर्म में दिया। बिल्कुल आप 1% भी 110%
नो टिलेज पे आप वीट को सो कर सकते हैं। जैसे हम लाइन सोइंग करते हैं ना, उसमें फिर भी हमें स्लाइटली थोड़ा सा पंक्चर करना पड़ता है ज़मीन को, जहाँ पे हमने सीड को फेंकना है। हम बिल्कुल उसको पंक्चर किए बगैर टॉप सॉइल के ऊपर हम एज इट इज़, जैसे ही हार्वेस्टर आपकी फसल काट के बाहर निकले, आप उसी हालत में उसके ऊपर खाद और बीज का छटा दे दें, यानी ब्रॉडकास्टिंग कर दें, और ऊपर से आप एक किसी मल्चर के साथ आप उसको मल्च कर दें और फिर पानी लगा दें। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि भट्टी साहब ने जो लास्ट ईयर जो प्रैक्टिस की थी उसकी वीडियो भी बनाई उन्होंने छोटी सी। तो ये जो बात कर रहे हैं कि आपने नो टिलेज, इवन ज़ीरो स्क्रैच किए बगैर ज़मीन को, इवन जो ज़ीरो टिलेज मशीन होती है हमारी, वो भी 2-3 इंच तक फॉरो ओपन करती है, उसमें सीड गिरता है। तो इनकी इससे भी एक अलग टेक्निक है, तो वो आपको हम स्क्रीन पे वीडियो साथ साथ आप देख रहे होंगे। ये बेसिकली वही टेक्निक है जो ऑलरेडी ये कर चुके हैं। अच्छा सर, ज़मीन की इससे फ़ायदा क्या होगा ज़ीरो टिलेज का? एक तो आपने बता दिया कि एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा, हमारी ज़मीन की तैयारी पे जो ट्रैक्टर हमारा चलेगा, हमारा डीजल लगेगा, हमारी लेबर लगेगी, उसका हमें खर्चा बच गया। इसके अलावा क्या बेनिफिट है? इसके अलावा पूरी दुनिया की रिसर्च है इसके ऊपर कि जो ज़मीन के अंदर सॉइल एग्रीगेट्स बनते हैं, यानी ज़मीन के अंदर जो एक टेक्सचर बनता है, ये ज़मीन के अंदर जो ज़मीनी जो हयातियात है, जो अल्लाह ताला की एक मतलब एक मखलूक है जो आपकी ज़मीनी ज़रख़ेज़ी को बहाल रखती है, वो ऐसे ही समझ लें कि जैसे हम अगर हल चलाते हैं तो एक उनके घरोंदे जो बने बनाए होते हैं वो हम उनको तोड़ दें। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके जो ज़मीनी हयातियात है उसको एक बेहतरीन माहौल मुहैया हो। उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर 6 महीने की फसल है तो 6 महीने के दौरान जो कुदरती तौर पर उनकी जो कारकर्दगी है, ज़मीनी जो हयातियात जिसको हम माइक्रोब्स कहते हैं, जो हमारा दूसरे लफ्ज़ों में इकोसिस्टम जो है ज़मीन का, ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के रिसर्चर जो जी बिल्कुल, तो उसमें जो है उसके जो डेवलपमेंट है, जो अगर वो आप समझ लें कि वो सालों में होनी है, वो महीनों में होना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा जो उनको मटेरियल चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल, वो आपको स्टबल की शक्ल में उनको मुयस्सर होता है। उन्हीं को वो खाते हैं, उन्हीं को वो डिकम्पोज करते हैं। जो रेड विगलर्स हैं या जो भी उनकी कई किस्में, मैं बयान तो नहीं कर सकता, मगर वो इकोसिस्टम के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, लास्ट ईयर आपने ज़ीरो टिलेज के ऊपर कितनी गंदम लगाई थी? जिस हम खेत पे बैठे हुए हैं, ये भी एक्चुअली उसी टेक्निक पे जी, मैंने तकरीबन ये 4 मुरब्बे के ऊपर ये सारा सिस्टम जो है, रीजेनरेटिव कह लें या जो भी ये प्रैक्टिसेस हैं, उनमें मैंने अपने अंदाज़ का मुख्तलिफ नाम, मतलब अपने अंदाज़ को नाम दिया हुआ है। बाकी पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिसेस हो रही हैं, मगर हर का अपना अपना अंदाज़। जो मैंने रेस्ड बेड के ऊपर ये काम किया था, वो बेसिकली कि हाई टेक सिस्टम था। उसके लिए आपको मखसूस आलात की ज़रूरत है। वो ऐसे आलात हैं कि जो एक कंप्यूटर गाइडेड एक मशीनरी के ऊपर अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाए तो फिर उसमें पॉसिबिलिटी है कि आप रेस बेड के ऊपर काम कर सकते हैं। अदरवाइज उसके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है और फिर आप फेलियर की तरफ वो आपको लीड कर सकते। तो फ्लैट लैंड को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया था कि हमारा फार्मर जो है वो पहले मसाइल का शिकार है, कुछ जो ज़मीनी तैयारी जो है वो ज़्यादा उसको आसान से आसान तर बनाने के लिए फिर मैंने रेस बेड की बजाय फ्लैट बेड जो है उसका इंतखाब किया। चलिए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हम भट्टी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा कैमरे से दिखाए ये जो सॉइल है इसके नीचे से क्या कंडीशन है और इसमें किस किस किस्म का स्ट्रा मौजूद है। जी बिल्कुल, इसमें राइस का है और वीट का है, और आप ये देख सकते हैं कि अभी भी इसका ये नीचे से स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, अभी ये काली यानी स्याह ज़मीन हो चुकी है। अभी भी इसमें मतलब मैं अपनी उंगली घसोरूं तो ये उंगली इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगी, ये देख लें अभी भी। और आज और ये नरम हुई पड़ी है। टेम्परेचर जो है ये इस वक्त 45 के करीब है और इस टेम्परेचर में भी ये सारी सॉइल जो है वो बिल्कुल ये देखें, हाथों से मैंने इसको खरोच दिया, ये देख, ये देख, ये देख। और ये जो चॉकलेटी कलर होता है किसी भी ज़मीन का, ये बेस्ट कलर होता है। ये स्टबल हैं और ये तकरीबन फुट 1.5 फुट तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, ज़मीन में पेवस्त हो जाते हैं, और जो माइक्रोब्स होते हैं वो इन्हीं के साथ अटैच होते हैं। यही वो ऑर्गेनिक मटेरियल है जो उनको दस्तयाब होना चाहिए। हम एक मैच स्टिक रगड़ के उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। एक तो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसको हम जला देते हैं, दूसरा जो ज़मीन का टेम्परेचर है उसको हम इतना बढ़ा देते हैं कि उसकी जो ऊपर की उसकी जो सॉइल टेल्थ होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, और जो नीचे ज़मीन के अंदर जो माइक्रोब्स जो मतलब इस सारे फंक्शन को फाल करने में लगे होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा चलें सर, ये तो हमने देख लिया, ये माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त
इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी बड़ा रिच हो चुका है। आई गेस कि ये 2% के करीब होगा। मे बी। अच्छा, ये बताएं कि इस स्टेज तक पहुंचने के लिए क्या क्या स्टेप्स फार्मर को फॉलो करने जी पड़ेंगे? बिल्कुल, इसमें सबसे पहले मैंने जब पहले अर्ज कर चुका हूँ कि आपको ये तयन कर लेना चाहिए कि आपने ज़मीन में हल बिल्कुल भी नहीं चलाना। अब सबसे बड़ा जो मेजर चैलेंज था वो ये था कि चलें जी, आप वीट को जो है वो बगैर हल चलाए आप ग्रो कर सकते हैं, मगर राइस में क्या करेंगे? तो मुझे ये तीसरा साल है, 2 साल कामयाबी से मैं ये राइस का जो काम है, यानी डायरेक्ट नर्सरी मैंने नो टिल के ऊपर लेबर के जरिए, आप इसको मैकेनिकली भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, मगर मैकेनिकली अभी काम हो रहा है पाकिस्तान में। कुछ जो पैडी ट्रांसप्लांटर हैं वो अभी फार्मर्स के पास तो नहीं पहुंचे, अलबत्ता कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनके पास ये सहूलत मौजूद है। तो हर जगह पे उनकी जो अप्रोच है वो अभी मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इब्तदाई तौर पे मैंने उसी लेबर को टारगेट किया कि क्योंकि लेबर हर जगह पे मौजूद थी, तो मैंने कहा कि ये कम से कम अगर ज़्यादा रकबे पे नहीं तो 2-4 एकड़ के ऊपर मेरा हर फार्मर जो है इसको ट्राई करे और इसके जो नशेबो फराज हैं उसको नोट करे और इसके चैलेंजेस जो हैं उनसे वो जब उसका सामना उसको करना पड़ेगा तो उसको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो उनको हमने मीट कैसे करना है। तो मैंने इसी तरह, जैसे अब ये ऐसे पड़ी हुई है फील्ड मेरी, अब ये यूं समझ लें कि अभी मेरी लाब जो है वो तैयार हो रही है, तो ऐसे ही हम एक सीडर की मदद से इसको स्लाइटली पंक्चर करेंगे। इसमें एक झरी लगाएंगे तकरीबन 2 से 2.5 इंच गहरी। जब हम वो झरी लगा लेंगे उसके बाद हम इसको हल्का सा पानी दे देंगे और उन झरियों में लेबर जाके ना एक एक पौधा 9 इंच के ऊपर वो एक एक पौधा लगा देगी। ये तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी प्रोफाइल का विजिट कर सकते हैं। मैंने उसकी हर स्टेजेस को कवर करने की कोशिश की है कि सीड बेड कैसे बनाया, उसमें नर्सरी को बजरिया लेबर ट्रांसप्लांट कैसे किया, उसके बाद जो रेजिड्यूल ऊपर पड़ा हुआ है, रेजिड्यू जो वीट रेजिड्यू है वो डिकम्पोज कितने अरसे में हुआ और उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़मीन और फसल के ऊपर कैसा रहा, वो मैंने 2 साल आपको दिखाया। और वो लोग बड़ा अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मुझे बाकायदा तौर पे फॉलो करते हैं या मेरे से वो अटैच हैं, वो देख रहे हैं। आप स्टेज वाइज आप उसको देख सकते हैं कि मैंने नो टिल के ऊपर डायरेक्ट सीड नहीं लगाया, नर्सरी को ट्रांसप्लांट किया मैंने। इसका जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि नर्सरी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब नीचे से, जहाँ से मल्च पतली होती है, कम होती है, जैसे रूट्स नीचे, वो उनको हेड ओवर का मतलब उसके ऊपर वो साया कर लेती है। तो जब हम डायरेक्ट सीडेड राइस लगाया करते थे तो उसमें ये होता था कि नर्सरी के साथ मतलब सीड जब जर्मिनेट करता था तो साथ वीड्स जर्मिनेशन भी शुरू हो जाया करती थी। तो ये नर्सरी जब हम तकरीबन 25 से 30 दिन की नर्सरी ट्रांसफ़र करते हैं, वो तीसरे चौथे दिन तो वो अपना जो प्लांट स्टैंड कर जाता है। तो उसी दौरान अगर नीचे से कोई वीड्स जर्मिनेट भी करती है तो वो उसके ऊपर गालिब आ जाता है और उसको स्ट्रेस, उसको दबाव में ले आती है। साहब, ये जो आपको स्टेप बता रहे हैं, यकीनन आप इनका पेज पे विजिट कर सकते हैं और हम आपको इनकी फुटेजेस जो है वो स्क्रीन पे भी साथ साथ दिखा देंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये किस प्रोसेस की बात करें। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो भी क्रॉप भट्टी साहब लगाते हैं उसका हम वीडियो जो है एक अपने चैनल के जरिए भी आपको दिखा दें ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस का पता चल जाए ये किस तरह कर रहे हैं। अच्छा सर, ये तो अभी जो गंदम अभी कटाई की जी उसके बाद भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बताएं कि उसके जो लेफ्ट ओवर था, जो स्टेम था क्रॉप का, स्ट्रॉ जो था, उसको आपने किस तरह ट्रीट किया? जी, उसके 2 तरीके थे। मेरे पास तो ऑलरेडी ये सारी मशीनें मौजूद हैं। यानी जैसे ही मतलब फसल की कटाई होती है, मैं अपने मल्चर मशीन के ज़रिए सारे जो स्ट्रॉ है उसको चॉप कर देता हूँ। मगर हर फार्मर के पास ये सहूलत मौजूद नहीं है। तो इस साल मैंने स्ट्रॉ चॉपर जो है, जो कि सर्विस प्रोवाइडर भी मौजूद हैं और ये तकरीबन हमारे फार्मर्स के पास मौजूद भी है, तो मैंने उसी को यूटिलाइज़ करने की कोशिश की कि बजाय इसके कि वो आप एक तो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, आसानी से दस्तयाब नहीं है वो मल्चर, तो मैंने उस चॉपर मशीन के पीछे जो ट्रॉली होती है उसको मैंने उतार दिया और सिंपल उसी तरह उसका भूसा बना के ज़मीन के ऊपर मैंने उसको ऐसे फेंक दिया। जैसे हम पानी लगाएंगे वो उसकी डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगी और ज़ाहिर सी बात है कि वो ज़मीन को ही फ़ायदा देगा। ज़मीन नरम भी रहेगी और उसके ऊपर मतलब एक कवर सा रहेगा, यानी यूँ सन ब्लॉक समझ लें कि वो ज़मीन के ऊपर वो धूप भी नहीं लगने देगा और ज़मीन का टेम्परेचर नीचे से मॉडरेट रखेगा। मल्चिंग हो जाएगी, मल्चिंग होगी, कवर जो हो एक जाएगा। मतलब आम एक ज़बान ज़द-ए-आम एक लफ्ज़ है मल्च। वो चाहे आप इस तरह भूसे को चॉप कर लें, मतलब एक चॉपर मशीन जो है, ये सारे फार्मर्स जानते हैं कि वो तूड़ी बनाते हैं जो बेचते हैं।
मगर उसका फ़ायदा, उसका नुकसान ये होता है, फ़ायदा तो है कि आप उसमें तकरीबन को 5-10 हज़ार रुपए की तूड़ी बना के बेच सकते हैं, मगर ज़मीन जिससे हम फसल के बाद फसल ले रहे हैं, हमने इसको कुछ ना कुछ मतलब इसको हमने लौटाना भी है। तो कहते हैं कि जो ग्रेन है वो आपका हक है और लेफ्ट ओवर ज़मीन का हक है, क्योंकि ये कुदरत का निज़ाम है, ये एक कुदरती निज़ाम है कि जो भी पुरानी फसलों की बाक़ियात है, वो अगर आप ज़मीन में छोड़ते जाएँ, आपकी ज़मीनी ज़रख़ेज़ी कुदरती तौर पर बहाल होना शुरू हो जाएगी। अच्छा सर, ये आपकी जो है ना सैंडी और लूमी सॉइल है, तो ये नॉर्मली नेचुरली नरम होती है, हार्ड ज़मीनें हैं, उन पे ये प्रोसेस कैसे चलेगा? जी, हम जिधर आके बैठे हैं, यहाँ पे कुछ एरिया ऐसा है, जहाँ पे ये एक सैंडी मतलब एक हम समझ लें कि वो रेतलापन है। मैंने शुरू ही ये पक्के रकबे से किया था। मेरे दूसरे गाँव में वो रकबा मौजूद है जो पक्की वाटका जिसे हम कहते हैं, वो आम फार्मर सारा समझ लें, अगर ज़्यादा इसमें अगर हम कोई अंग्रेज़ी का सहारा लेंगे तो इसके ऊपर भी एतराज़ात आएँगे कि आप जी बिल्कुल। तो मैंने शुरू ही उसी से किया था। उसका बहुत ज़्यादा उसका जो रिज़ल्ट है, उसके जो मुस्बत नताइज बरामद हुए थे, क्योंकि आप यूँ समझ लें कि एक जो पक्की वाट का रकबा होता है, वो कम्पैक्ट जल्दी हो जाता है। एक तो वो पानी पीने की सलाहियत उसकी ख़त्म हो जाती है। तो जब आप नो टिल पे उसको लेके जाते हैं, तो हर साल जो स्टबल जो ज़मीन के अंदर पेवेस्ट होते हैं, उनका जो रूट ज़ोन जो है, उनके ज़रिए एरेशन का अमल भी वक़ूफ़ पज़ीर होता है और पानी के जज़ब करने की जो सलाहियत है, उसमें भी इज़ाफ़ा होता है। वो कम्पैक्ट नहीं होता जिसको हम कहते हैं हार्ड पैन बन गया, ये इस तरह हो गया। ये जितनी हम ज़मीन में हल चलाएँगे, हार्ड पैन उसी ज़मीन का बनेगा। इस मेथड पे जो आपने लगाई है गंदम, उसमें बताया पर एकड़ आपकी एवरेज यील्ड क्या आई? मेरी जी 53 प्लस। अच्छा माशाल्लाह। और वो भी इस सीज़न में कि जिसमें एक अचानक जब ओवरऑल 30% 30% मतलब हीट वेव की वजह से। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि इसमें रेज़िड्यू पड़ा होता है। आप अगर इस दौरान जितने भी पानी लगा लें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने जब ये हीट वेव का सिलसिला चला था, तो हमने पहले ही पानी लगा हुआ था ज़मीन को और नीचे मॉइस्चर था, और जो मतलब फसल है वो उसका वो हरापन था उसका उस वक़्त। फसल हरी भरी थी, पोस्ट मैच्योरिटी की तरफ नहीं गई हीट वेव की वजह से, क्योंकि नीचे नमी थी। तो इसका मतलब यही है कि आपके प्लांट्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको अपटेक कर रहे हैं। जब नीचे मॉइस्चर नहीं होता, नीचे अवतर नहीं रहता, ऊपर से गर्मी पड़ती है, तो आपकी हरी भरी फसल जो है वो पोस्ट मैच्योरिटी की तरफ चली जाती है। उसका अभी पीरियड नहीं होता उसकी मैच्योरिटी का, तो वो नीचे मतलब दर्जा हरारत की वजह से अगर नीचे वतर हो, नमी हो, तो फिर भी गुजारा हो जाता है। ऊपर से अगर गर्मी पड़े, नीचे ज़मीन में वतर हो, तो फिर काफ़ी फाका हो जाता है। मगर नीचे पहले से ही ज़मीन इतनी खुश्क हो चुकी होती है, क्योंकि एक स्टेज होती है, जब आप दूधिया हालत में ये ग्रेन होता है, तब गुरेज़ करते हैं पानी लगाने को। यानी इसका जो आइडियल टाइम होता है वो ये होता है, जब दाना डो स्टेज पे होता है ना, जब आटा बन रहा होता है ना, तब इसको पानी जो है ना वो लगाना चाहिए। अच्छा सर, अगर फर्टिलाइज़र की बात कीजिए तो क्या आप समझते हैं कि फर्टिलाइज़र कम इस्तेमाल होता है इस प्रोसेस पे, या वो उतना ही है जितना? जी नहीं, स्टार्ट में उतना ही फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होगा। अलबत्ता अगर लाइन सोइंग आप करेंगे तो उसमें 50% आपका फास्फोरस जो है उसकी बचत हो जाती है, क्योंकि आप लाइन सोइंग करते हो, जहाँ पे आपने 1 बैग डालना है वहाँ पे आप आधा बैग डाल सकते हो, क्योंकि उसमें ज़ाया नहीं होती खाद। वो उसी स्पेसिफाइड मतलब जहाँ पे सीड गिर रहा होता है वहीं पे जाके आपकी जो फर्टिलाइज़र है वो जब आप छट्टा करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे, तब वो उतनी उतनी ही लगेगी। इसमें से फास्फोरस जो है वो उसकी 50% बचत हो सकती है। दूसरा, ये जो डिकम्पोज़िशन का जो एक प्रोसेस है, इसमें नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा कंज़्यूम होती है। बिल्कुल, नाइट्रोजन से ही डिकम्पोज़िशन। जी बिल्कुल, नाइट्रोजन जो है हम इसमें बहुत कम फर्टिलाइज़र पे चले जाते हैं। जी बिल्कुल, अब जैसे मेरे कई प्लाट्स हैं, उनको 4 साल हो चुके हैं, जहाँ पे हम 4-4, 3-3 बैग देते थे, वहाँ 1.5 बैग, 2 बैग, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि इसकी डिकम्पोजिशन जितनी तय इसकी लगेंगी, तो नीचे एक मतलब एक इसको जो आपकी फसल है उसको नीचे एक स्टेज मिल जाएगी, मतलब एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, एक खास एक सॉइल स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो पहले से इम्प्रूव्ड है। अब हर साल जब आप एक डिकम्पोज यानी एक बायोमास थोड़ा सा भी डेवलप हो जाएगा ना नीचे, उसके बाद आप हर साल की फसलों की बाकियात अगर आप फेंकते जाएंगे तो वक्त के साथ साथ वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी, मगर नीचे जो एक लेयर डेवलप हो जाती है वो वहाँ से आपके फसल की जो ग़िज़ाई ज़रूरत है वो वहाँ से पूरा होना शुरू हो जाती है। अलबत्ता इसमें एक स्टेज आती है कि आपको जो नाइट्रोजन है उसका एक मतलब टेम्पोरेरीली डेफिसिट आता है, उसका एक आर्जी कमी महसूस होती है आपकी फसल को, फिर आपको देना पड़ती है जब वो माइक्रोब्स इसको
कंज्यूम करती हैं, डिकम्पोजिशन का जब प्रोसेस शुरू हुआ होता है उस दौरान ये आपकी नाइट्रोजन जो है इसकी कमी आपकी फसल महसूस करवाती है। तो उस वक्त फिर आपको मतलब इतनी नहीं देनी पड़ती, मैंने तो आधा बैग दिया। अच्छा सर, अगर मैं पूरे प्रोग्राम को, पूरे आपके प्रोसेसेस को रिकैप करूं फार्मर्स के लिए आसान ज़ुबान में, तो ये है कि आपने हल नहीं चलाना और सिर्फ ग्रेन लेना है और बाकी जो लेफ्ट ओवर है वो ज़मीन को लौटाना है, ज़मीन को लौटाना है और इसका क्रश करके लौटाना है, जी क्रश बिल्कुल कर देना इसके ऊपर, जी बिल्कुल, ताकि इसके ऊपर उसकी तय लगा मल्चिंग हो देनी जाए। है और नेक्स्ट जो भी आपने क्रॉप लगानी है उसी के अंदर लगानी, उसी के अंदर अंदर ही लगानी है और दोबारा ये प्रोसेस आपने इसी तरह रिपीट फॉलो करना है करते रहना है। फॉर एवर। यानी यूं समझ लें कि एक वो कोटेशन थी ना कि दब के बाद रज के खा, तो मैं उसको कुछ इस अंदाज में कहता हूँ कि दब के बाद मंग के खा। यानी आप जितना हल ज़्यादा चलाएंगे उसके ऊपर उतनी ही कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी। अब जैसे मतलब पेट्रोलियम जो मसनूआत उनकी कीमतों में आए दिन ये हमें थ्रेटन्स रहती हैं कि बढ़ रही हैं, तो उसका वाहिद यही हल है आपकी जो फार्म प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें इजाफा करने के लिए कि आप इनर्जी रिसोर्सेज के ज़रिए आप कमी लाएँ। आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इस अंदाज में सबसे पहले तो आप 8 से 10 हज़ार रुपये, मैं ऑन एयर ये कह रहा हूँ, जो फार्मर हैं वो तो जानते हैं कि जो पैडी का जो खेत है यानी चावल की फसल के बाद का जो खेत है जिसको हम सुडा बोलते हैं, इसकी गंदम की तैयारी करने के लिए वो 8 से 10 हज़ार रुपये, जो एक अच्छा ज़िम्मेदार है मतलब एक जो रवायती अच्छे अंदाज में मतलब ज़िम्मेदारा करता है, वो 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। इसमें हम ट्रैक्टर अपनी जो मशीनरी होती है उसकी डिप्रिसिएशन भी नहीं निकाल रहे होते। ये सिंपल तेल यानी डीजल का खर्चा है। अगर एक पर एकड़ 100 एकड़ के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें तो ये तो आपको इब्तदा करते हुए ये बचत आपकी जेब में आ गई। चलें, आप 8,000 या 10,000 के ऊपर किसी फार्मर को अगर वो इतराज़ है तो वो 6,000 पे ले आए। इसमें सबसे पहला चैलेंज तो वीड्स को कंट्रोल करने का है। उसमें अगर आपका खेत में कोई फसल अच्छी है, अगर आपने भारी मिकदार में वो जो बाक़यात हैं उसको बतौर मल्च इस्तेमाल कर लिया, तो वो आप यूँ समझ लें कि आपको कोई 15-20% आपको मतलब ये ख़दशात होंगे कि वीड्स जो है वो निकल आएगी, क्योंकि जहाँ पे मल्च वो पतली होगी वहाँ पे वीड्स जो हैं वो वहाँ से ऑब्वियसली वो निकलेंगी, उनको गुंजाइश मिलेगी। मगर आप उनको अगर ट्रीट ना भी करें तो मैं नहीं समझता कि वो मुआशी हद तक नुकसान करेगी। जितना कि आप वीडीसाइड फसल के पूरी फसल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो दबाव में ले आती है। कोई भी वीडीसाइड है वो फसल को दबाव में लाती ही लाती है। तो उससे बेहतर है कि जब आप अच्छी जो मल्च है वो डेवलप कर लेते हैं, यानी 3 से 4 इंच तक अगर आप कर लेते हैं तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं वीड्स के निकलने के। अगर निकल भी आए तो वो दौड़ियों पे निकलती है जहाँ पे मल्च पतली होती है। दौड़ियों से मुराद ये कि पैचेस पे, तो आप बजाय सारे खेत को स्प्रे करने के वहां जाके स्प्रे कर, पैचेस पे स्प्रे कर। ये इसमें वीड्स को कंट्रोल करने का वो भी राइस, ये एक चैलेंज है, बाकी इसमें ना होने के बराबर है चैलेंज। आसान है, बिल्कुल हर कोई कर सकता है। ये तो आप अपने घर के लॉन में कर सकते हैं। ये जो हमारे जिम्मेदार रोड ग्रास की काश्त करते हैं, तो जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं यानी नवंबर, वो तो कटाई नहीं देगा नवंबर में, सर्दियों में 3 से 4 महीनों वो कटाई नहीं देगा। इस तरीके से आप रोड ग्रास में स्लाइटली पंक्चर करके आप बम्पर क्रॉप ले सकते हैं वीट। उसी में आप वीट जो है तो उसकी सोइंग कर लें, नहीं उगेगी ना जब वो मतलब मेच्योर होगी फसल, जब वो फरवरी मार्च अप्रैल में जाएगी, उतना वो नीचे से रोड ग्रास ग्रो नहीं करेगा क्योंकि वो उस वक्त मेच्योर होगी फसल जो है वीट को। मैसेज देना चाहिए फार्मर्स? मैं यही मैसेज दूंगा फार्मर्स को कि मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि खुदारा मेरी बात को समझने की कोशिश करें, ज़मीन में हल चलाना बंद कर दें, कम से कम आप इसमें केमिकल्स इस्तेमाल करें। एक तरह से आप इरादा तो करें। जब आप एक तरह से ये इरादा कर लेंगे कि ज़मीन में हल नहीं चलाना, तो समझ लें कि आपकी इब्तिदा वहीं से, कामयाबी की इब्तिदा जो वो वहीं से शुरू हो जाएगी। ये भूल जाएं, ये फितरत नहीं कहती कि आप हल चलाएं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि हम हल क्यों चलाते हैं। हम हल इसलिए चलाते हैं कि हम एक नरम ज़मीन बनाएं सीड को जर्मिनेट करने के लिए, और जो उगी वीड्स होती हैं उनको ख़त्म करें। तो आप मुझे ये बताएं कि जितनी भी आप ज़मीन की तैयारी करके जब उसको पानी लगाते हैं, अब गंदम की मिसाल ले लें कि गंदम की जो ज़मीन की तैयारी आप करके आप पानी लगाते हैं तो वीड्स तो वहाँ उगाती हैं, तो फिर भी आप उसको केमिकल के ज़रिए ख़त्म करते हैं। तो क्यों ना आप ज़मीन में हल चलाना ही बंद कर दें। अगर आपने केमिकल इस्तेमाल करना है, वीडीसाइड इस्तेमाल करनी है, तो कम से कम आप ज़मीन में हल तो ना चलाएं।
इधर हल भी चला रहे हैं, उधर से आप उसको स्प्रे भी कर रहे हैं, वीडिसाइड भी कर रहे हैं। बहुत सारे किसान इसमें इस बात में कंफ्यूज हो जाएंगे, मेरे ख्याल उनको थोड़ा सा जो ज़ीरो टिलेज टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बता दिया जाए कि वो जितना कुछ सीड को नरम जगह चाहिए 2 से 3 इंच, जब हम मशीन चला रहे होते हैं तो उतना का हिस्सा नरम कर देती है। वो कर देती है। मैं ये भी कहता हूँ कि उतना हिस्सा नरम करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऑन एयर ये मैसेज भी दे रहा हूँ और इसके ऊपर मैं जोर भी दे रहा हूँ कि आप इस तरह करें कि खड़ी फसल में, यानी धान की फसल खड़ी हो, उसमें खाद और बीज का छटा कर दें, ऊपर से आप हार्वेस्टर चला दें और जहाँ पे बड़े ढेर लगे हों, वो जो पराली होती है, राली जिसको हमको बोलते हैं, उसको डिस्पर्स कर दें हाथों से और ऊपर से पानी लगा दें। लेकिन वो ऊपर से राइस कट चुका होगा पहले। कट ना भी कटे, वो नीचे आ जाएगा ना। आप यूं समझ लें कि दोनों सूरतों में, 2 सूरतें बता देता हूँ कि खड़ी फसल में आप खाद बीज और फेंक दें, ऊपर से कटाई करवा दें, और जहाँ पे हार्वेस्टर जहाँ से वो टर्न लेती है वहां से ज्यादा ढेर लग जाते हैं वो पराली के, उसको हाथों से फैला दें, ऊपर से पानी लगा दें। नंबर 1। नंबर 2, आप हार्वेस्ट करवा लें अपनी जो धान की फसल है। हार्वेस्ट करवाने के बाद जहाँ पे वो ज्यादा ढेर लगे हों उनको हाथों से पतला कर लें और उसको पानी लगा दें, ऊपर से आप खाद और बीज का छटा कर दें और घर चले जाएं। इससे बढ़िया और क्या तरीका हो सकता है कि इसके ऊपर आपकी जीरो कॉस्ट है। एक तरफ जीरो कॉस्ट है, दूसरी तरफ 8 से 10 हज़ार कॉस्ट है आपकी। जो गंदम की फसल की जो बिजाई का खर्चा है वो 8 से 10 हज़ार है, एक तरफ जीरो है। अगर ऐसे भी नहीं करना आप, तो ये राइस कंबाइन जो आजकल हमारे इलाकों में आ रही है, उनके पीछे एक सिस्टम होता है, चॉप सिस्टम। पराली बनाने की बजाय वो सारी जो पराली है उसको चॉप कर सकते। खड़ी फसल में आप खाद और बीज फेंक दें और पराली बनाने की बजाय आप उसका वो बेल्ट चढ़ा के पीछे से सारी पराली को चॉप करने के बाद आप उसको पानी लगा दें, तो एक ही वक्त में आपकी कटाई भी होगी और बिजाई भी होगी। और ये फुल ऑप्शन बिजाई है, इसमें कमी नहीं है। अगर कोई मेरा फार्मर भाई ये समझता है कि ये तो ऐसे गुजारा हुआ या ये फुल ऑप्शन नहीं है, ये 110% फुल ऑप्शन है। हमें इसलिए इस बात पे बिलीव हम कर रहे हैं कि ये जहां हम बैठे हैं यहाँ से 53 मान पर एकड़ यील्ड आई है, और ये भी नज़र आ रहा है कि इतनी यील्ड आई होगी, और ये बिल्कुल इसी टेक्निक के ऊपर ही लगा है। नाज़रीन, हम आपको स्क्रीन पे इसका क्लिप भी दिखा रहे हैं, बिल्कुल इसी टेक्निक के ऊपर ही लगा है। सुल्तान भट्टी साहब के तजुर्बात आपसे शेयर करते रहेंगे। इन्होंने बहुत सी मशीन्स भी डेवलप की हुई हैं खुद से, और इसके अलावा ये बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर है और बड़े अच्छे लेवल पे मैकेनिकल का काम भी अपनी फार्म मशीनरी के हवाले से कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही था। बिन्यामिन शौकत को इजाज़त दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।